तुम्हारी प्रैक्टिकल थी, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में आई तो मेरी ये आंखें ये यहाँ तक नीली हो चुकी थी, दोनों आंखें फोड़ रखी थी, इतना बिल्कुल नीला हो चुका था। सब बोले, और अंदरूनी चोटें तो लगी हुई थी, वो अलग से थी। गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब कैसे हो? खुशहाल होंगे। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? ना मैंने वीडियो डाली ना मैंने व्लॉग डाला, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था और वो भी मैं आपको बताऊंगी। शायद मैं डर गई थी कुछ लोगों से, क्योंकि कंप्लेंट कर दें लोग, क्या पता, है ना। तो भाई मुकदमे तो कदे लड़े उड़ नहीं, और एकदम डर लग गया ना, है ना। बड़ी बड़ी जान पहचान वाले थे, इसलिए मैंने व्लॉग वीडियो नहीं डाली। भाई डर गई मैं। देखा, आवाज़ भी कम लकड़ है डरती की। तो भाई वीडियो क्यों नहीं आई वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो वीडियो आपने पहले देखी, जो टॉर्चर मेरे साथ हो रहा है, ये टॉर्चर कोई पहली बार नहीं हुआ, काफ़ी बार हो चुका है ये ऐसा मेरे साथ। और जैसे रुक के मार रही थी ना, कि मार मुझे रही है, और ये कह रही है मार मेरे, मार मेरे, मेरा मार दी, रिन्यू कर दिया ये। तो ये पोपलीला तो इसके हमेशा के हैं, ऐसे ही करती है। दूसरे को, बाहर वाले को ये लगता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, जबकि उसकी हकीकत कुछ और ही होती है। 2-3 टाइम की और भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो भी अब मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। इतना ज़्यादा अब मेरे से सहन नहीं होता, ना बर्दाश्त होती, क्योंकि मेरी बॉडी अब वो चीज़ सहन नहीं कर पाती। मन मेरा आज भी स्ट्रॉन्ग है, मैं मन से कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन मेरी बॉडी कमज़ोर हो चुकी है। वो नहीं झेल पा रही इन चीज़ों को, बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही। थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, बॉडी काम करना छोड़ देती है। अभी तब से मेरे साथ ये घटना हुई है, जो मेरे को किडनी लीवर में जो पहले प्रॉब्लम हो गई थी पूरी बॉडी में, मतलब मेरे आधे हिस्से में कंपन हो जाती थी, घबराहट सी हो जाती थी, और ये इतना हिस्सा तो ऐसे कपकपाने लग जाता था बहुत ज़ोर से। थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता था उन्हीं चीज़ों से। और वो चीज़ें मैंने ठीक की अभी 1.5-2 साल से। अभी मैंने रेस्ट किया, उन चीज़ों से दूर किया, एक्सरसाइज की, मैंने वॉक किया। मैंने 3-4 साल खूब मेहनत की है अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए। मैंने मॉर्निंग इवनिंग लॉकडाउन के अंदर वॉक भी किया 5-6 किलोमीटर डेली, और 2-2 घंटे सुबह 2-2 घंटे शाम ने एक्सरसाइज की। बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खाई मैंने कंटिन्यू, तब जाके मुझे जीवन मिला। लेकिन उसके बाद भी फिर मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट किया। अभी ये लग रहा था कि हाँ मेरी बॉडी ठीक है और शायद मैं काम करने के लायक हो जाऊंगी, फिर से मैं जॉब करूंगी या कुछ अपना एक्स्ट्रा कुछ काम करूंगी और अपने बच्चों का भविष्य सुधारूंगी। लेकिन अब जो ये सिचुएशन हुई है, हमेशा होती ही रहती है ऐसी, उसके बाद फिर से मेरी बॉडी काम करना छोड़ गई। इस हिस्से में इतने दिन में फिर से पेन हो गया, और फिर से घबराहट और कंपन, और वीपी की दिक्कत हो गई, वीपी लो हो जाता है, सिर उठता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये समस्याएं ज़्यादा हो रही है मेरे साथ। मन मेरा आज भी स्ट्रॉन्ग है, मन से मैं कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन बॉडी के साथ मन है वो दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा। थोड़ा सा शरीर मजबूत हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी, क्या करें, जो जैसा रखेगा परमात्मा वैसा मैं रहूँगी। लेकिन टॉर्चर अब और सहन नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा सहन किए। ऐसे ही हरकतें 1-2 बार पहले भी की थी। फिर घर परिवार जो रिश्तेदार थे, खुद के बुआ के फूफा के, मतलब सब आए, फिर ये हाथ पाँव जोड़न लगे, फिर गलती मान ली, फिर वही हरकत शुरू कर दी, फिर वे हरकत ऐसे ही मार पीट के फिर बेटे के चले गए कि अब तो ये हमारी साजिश का शिकार बनेगी। मतलब बेटे से दूर रख लिया। पीछे हमारा घर है, मैं आपको दिखाऊंगी कमरा, मैं उसमें रहती थी, ये सब आगे रहते थे, बेटा इस कमरे में और माँ उस कमरे में पहरेदार होती थी कि कहीं बेटा बहू के पास ना चला जाए। मैं उन स्थितियों में भी ना कभी घर गई, ना मैंने घर से बाहर कदम रखा, और हर परिस्थितियों से मैं लड़ी और उनका मुकाबला किया डट के, और उस जीत को भी मैंने हासिल किया। इन समय के अनुसार चीज़ें हैं ना वो बदलती रहती हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और समय कभी भी एक जैसा नहीं रहा है और ना रहेगा। जो अब है वो 1 सेकंड बाद नहीं रहेगा, हर वक्त बदलता है समय। और चीज़ों में उतार चढ़ाव भी आए। कई बार ऐसा हुआ कि हाँ भाई स्थिति हो गई है सही, चलो लोगों को गलती का एहसास हो गया है, लेकिन वही बात है ना, गधा कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और कुछ लोग गधे की तरह ही होते हैं कि उनको कितना ही मारो कितना ही पीटो, कहने की बात है ना कि गधे को कितने डंडे से पीट लो और कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो चलेगा थोड़ी देर बाद तिरछाई। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको कितना ही मान सम्मान कितनी इज्जत शोहरत दे लो आप, लेकिन
वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हुई मेरे साथ। टाइम आने पे सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और जिस दिन ये अपनी बेटी के घर गए थे उस दिन भी जो आज ये अल्लाह जो आपने वीडियो देखी ना, सेम ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करके मुझे मार पीट के मुझे इस हाल में कर दिया था कि मैं उठने बैठने के लायक नहीं थी, मेरी सास ने और ससुर ने। फिर भी इन्होंने मतलब रिश्तेदारियों में गलत फ़ोन किए कि हमें तो मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, हम तो लहूलुहान की स्थिति में बैठे हैं, जबकि स्थिति किसी और के साथ हो रही थी। और मैं ये कहती हूँ कि जिसकी बहन बेटी के साथ टॉर्चर हो रहा है ना, वो अपनी बेटी को स्मार्टफ़ोन ज़रूर दे, क्योंकि एक स्मार्टफ़ोन है ना, ये एक ऐसी है जिससे हम उसकी स्थिति को जाँच सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसके फेस को देख के उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरे सास ससुर ने फ़ोन किया मेरी फुफ्फस के पास, जिसने ये रिश्ता करवाया था। उसके लड़के ने किया मेरे पापा के पास फ़ोन कि आपकी बेटी की इतनी हिम्मत कि मेरे मामा मामी को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया, वो तो लहूलुहान बैठे हैं। पता नहीं कितनी क्या क्या बातें कुछ कही। तो जो माँ बाप सही होते हैं ना, उनको बहुत गुस्सा आता है। मेरे पापा का फ़ोन आया मेरे पास, मैं यहाँ इसी कमरे में यहाँ पे बैठी हुई थी, तो बोला तेरी हिम्मत कैसे। पापा ने खूब मेरे को डांट फटकार खूब लगाई। मैंने कहा पापा आप बोल कैसे रही हो, भाई मैंने गलती क्या कर दी, मेरे को गलती तो बता दो, मैंने ये गलती की है और आप किस तरह से ऐसे बातें कर रही हो। बोला मेरे पास ऐसे ऐसे राहुल का फ़ोन आया था और वो ऐसे ऐसे बोला। तो पापा के पास भी स्मार्टफ़ोन था और मेरे पास भी। मैंने जस्ट उसी टाइम उस कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट करके मैंने सारी स्थिति सब कुछ दिखाया। मेरे सास ससुर पीछे वाले कमरे में जिसमें कभी मैं रहती थी, वो भी 20 दिन पहले इनके अड़ोसी पड़ोसी जिन्हें भी गाड़ा में बक है ना, अच्छा बुरा बुल हैं, वे इन पीछे बिठा कर गए थे, क्योंकि इस घर में स्थिति इंसान मरने के जैसी हो गई थी। मेरे साथ ऐसी घटिया से घटिया हरकत की थी और वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। मेरे घर वाले उस दिन आए, उस दिन भी हाथ पैर पकड़ लिए थे कि हमारी गलती है, और आज भी उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया है। फिर भी ये जो वो करके गए, मैंने उन बैठाने वालों से ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, स्थिति का ये मतलब अलग बैठाना स्थिति का समाधान नहीं है। स्थिति का समाधान है विचारों में परिवर्तन करना, ठीक है ना, जो अपनी सोच हो उसमें बदलाव लेके आना। ये अलग अलग बैठने से समस्या का समाधान नहीं है। फिर भी मम्मी का तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, मैं तो घर पे थी भी नहीं, कॉलेज गई हुई थी, मेरे पीछे से ही सब कुछ, पीछे अपनी मर्जी से जो कुछ ठा लेगी कि मतलब है ना, जो सामान मैंने ला रखा था ना अपना, वो भी मेरा थैलियों में छोड़ के गई थी, एक डिब्बा भी नहीं छोड़ के गई थी। भगवान की दया से उससे पहले मैं 1.5 साल पीछे अकेली रही थी, मेरे पास सारी चीज़ें थी। मेरी कुछ चीज़ें इन्होंने गिरा दी, फिर दोबारा से मैंने अपनी बना ली धीरे धीरे करके। मतलब एक औरत को मतलब चाव होता है हर रोज़ संवरने सजने का, नए नए कपड़े पहनने का, और खाने पीने का भी, हर चीज़ का शौक़ होता है। देख हर इंसान को होता है और होना भी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान के पास सारी चीज़ें ना, तो उसको शौक़ करना चाहिए, एक जीवन खुशहाल जीवन जीना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी हर इच्छाओं का दफन करके, हर शौक़ को मैंने दफन करके, मैंने अपने घर को कि आज मेरे घर को किस चीज़ की नीड है, मेरे बच्चों को क्या है, मैंने एक एक चीज़ अपने घर के अंदर जोड़ी है। मैंने कभी सूटों के ऊपर पैसे नहीं गिरे, कभी बाहर त्यौहार ये नहीं कि त्यौहार आ गया तो मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं। मैंने उन सब शौक़ों को मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने सिर्फ ये देखा कि मेरे घर में क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे हर रोज़ टॉर्चर हो रहा था। खाट पे सोती थी, खाट पर से उठा दिया जाता था, कभी पंखे बंद, कभी कूलर बंद, कभी टीवी बंद, कभी कुछ, हर चीज़ों से मुझे इतना परेशान किया गया था। सिलाई मशीन मैंने चला दी थी, क्यों चला ली, तेरे बाप ने दे रखी है, लेकर आई उतने सीमन का टाँके लगाने का घना शौक था, तो पापा ने फिर सिलाई मशीन भी दे दी, वॉशिंग मशीन भी मेरे को दे दी है, बेड भी दे दिया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी एक एक करके मैंने इकट्ठी कर ली। यहाँ तक कि मंदिर में भी जोत लगाने जाते हैं, यहाँ क्यों लगाने आए हो, उसमें जाके उनको उठल पुठल कर देती, इधर से उधर कर देती। हमने वहाँ भी मंदिर में भी जाना छोड़ दिया। मन से ईश्वर की स्तुति की। मम का वहाँ खड़े होने से क्या, ईश्वर तो कण कण में है। मैं बैठी बैठी भी ईश्वर का सुमरण कर लेती, और परमात्मा ने मेरा साथ दिया है। मेरे ऊपर जितने इन्होंने लांछन लगाए ना, इनका मुंह तोड़ जवाब दिया ईश्वर ने, और इससे बढ़ के क्या करेगा। है ईश्वर, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ठीक है ना, और कण कण में व्याप्त है। और मैं एक बात मानती हूँ, कुछ बुरे कर्म करके जरूर उतरी होंगी मैं इस धरती पे, जो मतलब मेरे साथ इतना टॉर्चर हो रहा है। पिछले जन्म के कुछ लेख मेरे जरूर बच्चे होंगे जो मुझे इस भुगत रही हूँ, पर मैं तेरे को परमात्मा जितने भी बच रहे हैं सारे इस जन्म में पूरे करवा लिया। हक गई इससे इंसानों से मेरी भेंट मत करवाना। इस जन्म में मैं हंस के संघर्ष करूँगी, बिल्कुल हंस के रो के, जैसा भी होगा मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। और एक एक करके मैंने अपनी हर चीज़ जोड़ ली। मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने मेरी मेहनत से क्या करके दिखाया है। मैंने 8,000 से जॉब स्टार्ट की थी, 30-35 हज़ार तक मैं बताती हूँ मैक्सिमम मैंने सैलरी ली है, और हर एक खर्चा
मैंने अपना पढ़ाई का भी बीच में खर्चा, मैंने एमएड की भी एमएड की भी आधी फीस और एमए भी मैंने खुद अपने खर्चे से की। उसके बाद पीएचडी के लिए मेरी सास ने बीएड के बाद ही ये कर दिया था, तेरे को मैं दिलाऊंगी एडमिशन, तू पढ़ के दिखाइए, तेरे बाप ने किया क्या है। जबकि मेरा रिश्ता इसी बात पे हुआ था कि मेरी बेटी पढ़ेगी और अगर तुम पढ़ाओगे तो मैं रिश्ता करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। और ये बातें इन्होंने मान ली थी कि हम पढ़ाएंगे अगर पढ़ेगी जितनी। लेकिन मेरी सास ने 1 साल बाद ही रंग दिखाने शुरू कर दिए थे कि नहीं पढ़ने दूंगी। मतलब क्या था कि मैंने की पढ़ाई की, मेरे एक हाथ में बुक होती थी तो एक हाथ में मेरा बेटा होता था और मैं ऐसे पढ़ती थी, ऐसे हाथ में गोदी लेके एक के लेके मैंने ऐसे पढ़ाई की। घर का सारा काम मैं करती थी, इतना भी काम नहीं करती थी, किसी चीज़ में हेल्प नहीं करती थी। अगर मान लीजिए मैं खाना खा रही हूँ और उसके पास बच्चे लेट रहा है, रेहान लेट रहा था और वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा उसकी चड्डी वगैरह रख देती थी, बाई चांस बच्चा टॉयलेट वगैरह कर दे तो मैंने मतलब वो भी नहीं बदलती थी। रोटी खाते रोटी आदम छोड़ के मुझे ही वो बदलनी पड़ती थी। मुझे इतना सहयोग मिला था इस परिवार से, फिर भी मैं परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ी कि तेरे को पढ़ने नहीं दूंगी। फिर भी मैंने अपना एक दृढ़ निश्चय बना लिया कि चाहे मैं मुझे जॉब मिले या ना मिले, और जॉब का मेरा कोई मतलब इरादा भी नहीं था कि मुझे जॉब लेनी है। लेकिन एक बात मेरे मन को बहुत खटक रही थी, मेरी बेटी ने 8 पीएचडी, मेरी बेटी ने 8 पीएचडी, तेरे बाप ने के कराया के पढ़ाया। अरे मैं जब 19 साल की थी तो 19 साल में मेरा बाप पीएचडी किस तरह करवा दे। इतनी इंटेलिजेंट ना थी कि मैं 19 साल में पीएचडी कर लूँ, लेकिन हाँ टाइम के अनुसार मैंने कर ली। टाइम के अनुसार मैंने वो चीज़ें भी मैंने हासिल की। और मतलब एक ये था कि हमेशा जो ताने मिलते थे कि मेरी बेटी पीएचडी, तो आज मेरा पापा भी प्राउड के साथ कह सकता है कि मेरी बेटी भी पीएचडी है। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैंने बड़ी मुश्किल से दिन रात, यहाँ के काली ऐसे ही नहीं, स्पेक्स ऐसे ही नहीं चढ़े, दिन रात काम भी, ताने भी, टॉर्चर भी और जिम्मेदारियाँ भी, सब कुछ, कमाना भी, पढ़ना भी, घर का काम भी करना, बच्चों को भी करना, अपनी खुद की जिम्मेदारियाँ, खुद की आपूर्तियाँ वो खुद करना बहुत मुश्किल भरा होता है। वो औरतें मतलब बात मार सकती हैं जिनको बाप के घर से जो बहुत कुछ लेके आती हैं, या हस्बैंड ऐसे मिलते हैं कि जो उनकी हर जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम है, उनको मान सम्मान हर चीज़ उनको दिलाते हैं, वो लेडीजें शायद बात मार सकती हैं। लेकिन जिस औरत ने संघर्ष किया है ना, वो मेरे संघर्ष को बखूबी समझ सकती है कि मैंने किन परिस्थितियों में से निकल कर कैसे आगे बढ़कर मैंने इन चीज़ों को पाया है। और आज भी मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं इतनी सक्षम हूँ कि अपना पेट भर सकती हूँ, अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, और आज तक पालती आई हूँ। किया है मैंने, कभी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ मेरे जीवन में रही हैं, फिर भी मैंने ना तो कभी अपने मायका का दरवाज़ा खटखटाया और ना ही कभी अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों का खटखटाया। मेरे घर में जैसा था, जैसा अवेलेबल जो चीज़ें मेरे पास थी, मैंने वैसे ही खाली, मैं भूखी रही, प्यासी रही। कभी मैंने किसी दूसरे पर्सन के सामने इन चीज़ों को नहीं रखा। लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा ही अलग हो चुकी है। मतलब मेरे प्रति इतने षड्यंत्र, मुझे घर से निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, मुझे मारने के लिए भी बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। उन हर चीज़ों में ये सक्सेस नहीं हुए। जो मेरे साथ टॉर्चर हुआ, मारे पीटी हुई गली में सब देख रहे थे उस टाइम, वो भी एक षड्यंत्र का ही था कि यह अब इससे आहत होकर है ना, ये चली जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन वो चीज़ भी इनकी नहीं हुई। फिर उसके बाद ये बेटी के घर गए, वो षड्यंत्र भी इनका सक्सेस नहीं हुआ। बोले कि समाज इसको ये कहेगा वो कहेगा, क्योंकि समाज हकीकत जानता था। अड़ोसी पड़ोसी जितने थे सबको पता था कि हकीकत क्या है। जो पोप लीला, जो ड्रामे ये इस वीडियो में कर रही है ना, ये सेम ऐसी सिचुएशन करके ये घर से बाहर निकल के मुझे तो जब ये निकल के गई मुझे तो पता भी नहीं था। इसका जमाई लेके गया था और जमाई का ये दायित्व था कि अगर हमारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, हमारे कुछ तनाव था, तो उस तनाव को कम करना बैठा के एक दूसरे की गलती को वो कहना कि मेरी गलती तो मुझे कहते, मैं 100% उसको सुधारती, और इनकी गलती थी तो इनको कहने का उसका अधिकार था। ये नहीं था कि वो उनको रात को उठा के लेके चले जाए, क्योंकि वो खुद है ना, वो एक लालची इंसान था। उसने कई घर उजाड़ रखे हैं, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, और क्योंकि उसको फ्री का मिल रहा था। लेकिन उस टाइम पीरियड के दौरान वहाँ रहे, उससे पहले भी मेरा इसकी सैलरी से, इसकी तनख्वाह से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, कभी एक पैसे तक का नहीं रहा, और ना उस टाइम पीरियड में और ना ही आज तक। ये कह के मतलब पहले जो मेरे साथ झगड़ा किया था, मार पिटाई की थी, ये बोली कि तू 4 दिन में मेरे पीछे आवेगी और देख लूँगी कब तक क्या करेगी। अरे चलो, तेरी तरह हम गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, प्राइवेट तो जॉब करके खा रही थी मैं जैसा कमा रही थी उससे मैं अपना पेट भर सकती हूँ, और भरा भी है, और मैं उसे संतुष्ट हूँ। ठीक है ना। और मैंने मतलब लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद हो गया था, सारी चीज़ें, कॉलेज भी नहीं लग रहे थे उस टाइम। कॉलेज वाले सिर्फ 10,000 रुपये देते थे। उस 10,000 रुपये में से भी मैं बचाती थी अपने बच्चों को, जो
उस टाइम ज़रूरत थी वो फल फ्रूट, मतलब सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों को खिलाती थी, उनका केयर करती थी, साथ में इसके खुद के बेटे का भी, जो कि हमारी इतनी भी जिम्मेदारी जिसने नहीं उठाई। मतलब खेती भी वो है, ज़मींदारा भी वो है, उसकी उगाई बटाई भी सब कुछ आया। फिर भी उस दौरान मैंने गेहूँ खुद मोल लेके खाए हैं और इनको भी खिलाए हैं, इनके बच्चों को भी, रिस्क को भी खुद खिलाए हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी मैंने कभी एक पैसा इनका नहीं बरता। मतलब मेरे साथ वो स्थिति क्रिएट करने में कसर नहीं छोड़ी कि ये किसी तरह घर से भाग जाए, लेकिन मैं कभी परिस्थितियों के सामने झुकी नहीं, हमेशा लड़ी और आगे बढ़ी। और कभी इनके सामने नतमस्तक नहीं हुई मैं, और नहीं आगे होंगी, क्योंकि जब तक चाहे मेरा शरीर मुझे मेरा कितना ही साथ छोड़ दे, लेकिन मेरा मन दृढ़ है ना, तब तक ये शरीर भी उस पर हावी नहीं हो सकता। बहुत कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में टाइम आने पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बताऊंगी। मैंने इतना स्ट्रगल किया है, और मैं ये बात उन बहनों को, उन बेटियों को मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिनको थोड़ी सी सुविधाएं, थोड़े से दुख हो जाते हैं, वो गलत रास्ते पे भटक जाती हैं। प्लीज़, गलत रास्ते पे भटकना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। परिस्थितियों से लड़ो, आगे बढ़ो। चलो पति प्यार नहीं कर रहा है, परिवार नहीं कर रहा है, तो आप उसको छोड़ दो, डिवोर्स दे दो, लेकिन गलत चीज़ों को मत अपनाओ कि किसी दो उस रिश्ते में रह के आप किसी दूसरे रिश्ते में रह रही हो। क्योंकि अगर आप ऐसे रहोगे तो हमेशा आपकी हार होगी, आप कभी नहीं जीत पाओगे। और मैं हमेशा अपने पथ पर सही रही, कभी किसी का लोभ लालच, कभी किसी चीज़ को नहीं किया, तो आज मजबूत हूँ और जीत भी हासिल की है। लोगों को फिर जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में नरक बनाया था ना, उनको ऐसे सामने नतमस्तक होते हुए भी देखा है। और ये ईश्वर हैं, देर आए दुरुस्त आए, आएगा ज़रूर। ठीक है ना। अगर आप आपके पथ पर सही हो तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। और मेरे आस पड़ोस रहने वाले सभी जानते हैं, मैंने कभी किसी का घर नहीं देखा, कभी किसी की चौखट नहीं खटखटाई। मेरे घर के अंदर भूखी प्यासी रह ली मैंने खुद। मतलब इतनी स्थिति मेरी खराब थी, बीमार थी मैं इतनी ज़्यादा, मेरे महीने की 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की दवाई आती थी। लॉकडाउन के दौरान मैंने एक्सरसाइज करके, घूम के, मतलब उन दवाइयों को बंद कर दिया, और मैं खूब 5-6 किलोमीटर घूम के आती, सुबह बच्चों को साथ लेके जाती, एक्सरसाइज करते, और मतलब देसी जो चीज़ें थी, जड़ी बूटी घर पे जो है, गिलोई, बहुत सारी चीज़ें मैंने खा पी के मतलब अपने आप को एक जीवित रखा उस स्थिति से। दवाइयाँ तो ज़रूर थी शरीर को, लेकिन मैंने वो दवाइयाँ बंद करके मैंने वो अपने बच्चों के लालन पालन पे जो मुझे मिल रहा था सैलरी, उसमें से मैंने अपने बच्चों का पेट भरा, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया। कोई मेरे साथ नहीं था उस वक्त, ना मेरा पति। मायके की तरफ मैंने कभी उन चीज़ों को बताया ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ना ही मैंने उनसे, भाई आया भी था पैसे लेके, और जब उसको पता चला कि हाँ वो ऐसे ऐसे करके गए हुए हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपए लेके आया मेरा भाई कि लॉकडाउन के दौरान कि बहन किसी के घर मत जाना, किसी से मत मांगना, हम हैं, हम देंगे। मैं उनका भाई लेके आया है ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तूने मेरे लिए इतना सोचा। लेकिन ये माया एक ऐसी चीज़ है, ये रिश्तों को ख़राब कर देती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैंने आज तुझसे लिया तो मेरे अंदर लालच पैदा हो जाएगा, और ये मेरे को करना नहीं है अपने अंदर लालच। मेरे पास सब चीज़ें हैं, हाँ मुझे आवश्यकता हुई तो मैं ज़रूर तेरे से हेल्प ले लूँगी, बट मेरे पास अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है और हम काम चला लेंगे। क्या पता कल ना भाई ऐसी स्थिति में मुझे टोक दे कि बहन मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं ना कर पाऊँ। फिर वही बात आ गई ना कि हमने तो उस टाइम पे तेरा सहारा बने और तू हमारा सहारा नहीं बन पाई। क्योंकि मैं जिस परिवार में हूँ उस परिवार को मैं जानती हूँ कि वो कभी भी किसी रिश्तेदारी को सपोर्ट नहीं करता है, सुख दुख में किसी भी प्रकार से। तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ कि मैं अपने लिए ही औरों की नज़रों में मैं बुरी हो जाऊँ। मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए थी। उन्होंने इतना सोचा वही काफ़ी है। कभी किसी को, कोई भी एक इंसान ये नहीं कह सकता कि गीता ने हमसे आके इस चीज़ में मदद मांगी थी, ये चीज़ हमसे ली थी। और बहुत सारे लोग देख रहे थे कि अब ये दुखी होगी, ये भाग जाएगी, या तुम्हारा पता नहीं क्या क्या लोगों के मन में विचार चल रहे थे। वो बेचारे दही के बुढ़ामे का पास खा गए, है ना। लोगों को जो गलतफहमियाँ थी, हाँ कि इतना टॉर्चर होने के बाद तो ये कहीं ना कहीं पद से विचलित होगी या ऐसा होगा। इतने कमज़ोर नहीं हूँ मैं कि चंद चीज़ों के लिए या मैं आपसे बहक जाऊं या अपने पद से विचलित हो जाऊं, नहीं। ठीक है ना। शिक्षा का सही मायना इंसान को मजबूत बनाती है, उसका सर्वांगीण विकास करती है, उसकी भावनाओं पर, उसके संवेगों पर नियंत्रण भी करती है, और कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है ये भी सिखाती है।
अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करनी है, शिक्षा ये भी सिखाती है बहुत कुछ। ठीक है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सारी चीज़ें जीवन में आई, बहुत कुछ देखा, रिश्ते नाते सब देख लिया, लेकिन कभी कोई अपना नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो आज उनकी मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी बहुत सारी वीडियो मेरे पास हैं, मैं अब उनको अपलोड करूँगी। क्योंकि वीडियो मैंने इसलिए अपलोड नहीं की 2-3 दिन, क्योंकि मेरी हेल्थ इशू चल रहे हैं। 3-4 दिन से बीपी की दिक्कत हो रही है, और मतलब घबराहट सी, सांस फूल रही है, सिर नहीं उठ रहा, चक्कर आ रहे हैं, इस वजह से वीडियो नहीं आई। बाकी मैं किसी से ना डरी, ना किसी से डर के मैंने वीडियो बंद करी। ठीक है ना भाई, इसके पीछे रीज़न यही था। और आगे की बात है वो आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। पीछे की मतलब जो 1-2 इन्होंने झूठी बातें कही थी, वो मैं प्रूफ के साथ वहाँ पे उसको ये बोलेंगे, वो चीज़ें भी मैं आपके सामने शेयर करूँगी, और उनका प्रूफ भी मैं आपके सामने करूँगी कि ये इंसान के रूप में भेड़िए हैं, और देख लो। और मैं तो उन बहन बेटियों से ये बात कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि अगर कोई भी किसी के जीवन में परिस्थिति है, उस परिस्थिति से लड़ो, उसके सामने नतमस्तक मत हो। कई बहनों पर्सनली मेरे पास फ़ोन भी आए थे, मेरी फ्रेंड सर्कल जितने भी या मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो उन बच्चों के भी कॉल आए, मैम आप इतना टॉर्चर सहन कर, मैम आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप इतने स्ट्रॉन्ग, और फिर आपने क्यों नहीं रहे उनको लगाए, क्यों नहीं किया। तो मेरे ऑपरेशन हो रहे थे। और दूसरा, मैं हाथ उठा के अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहती, और यही इसी चीज़ की ताकत समझती है, क्योंकि हमेशा इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मैंने हाथ नहीं उठाया। हाँ, एक बार जब इसने कभी ये झाड़ू लेके, कभी ये वाइपर लेके, इसके 2 ही हथियार होते हैं। लास्ट टाइम जब इसने मेरे ऊपर झाड़ू से मारा था, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, शायद उस सेशन का कोई बच्चा हो, कि ये लॉकडाउन की बात है 2021 की, जिस दिन तुम्हारी प्रैक्टिकल थी, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में आई, तो मेरी ये आंखें ये यहाँ तक नीली हो चुकी थी, दोनों आंखें फोड़ रखी थी, इतना बिल्कुल नीला हो चुका था, सब बोले। और अंदरूनी चोटें तो लगी हुई थी, वो अलग से थी। सभी पूछ रहे कि मैम आपको क्या हुआ, क्या हुआ। मैंने यही कहा बच्चों से कि मेरा पैर स्लिप हो गया बेटा सीढ़ियों से, लेकिन सबको दिख रही थी सीढ़ियों से स्लिप होते हैं तो ऐसी चोटें नहीं लगती हैं। कुछ बच्चों के मन में भी थे, तो भाई वो भी मेरी सास की मारी हुई थी उस दिन भी। ठीक है ना, मैं कोई स्लिप नहीं हुई थी। मैंने बहुत चीज़ें छुपाने की कोशिश की कि बाहर ना जाएं, बाहर ना जाएं, लेकिन इन्होंने खुद ही वो चीज़ें बाहर डाल दी। वो चीज़ें भी मैं बताऊंगी। ठीक है ना, और ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना, और जिसको अच्छी ना लगे वो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से भी। ठीक है ना, तो अच्छे लोग हैं वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर सहयोग करेंगे हमारा।